नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे के जरिए हम आपको रूबरू कराते हैं प्रदेश की राजनीतिक हलचल से, लगातार अपडेट्स भी हम आपको देते हैं और ये भी बताते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति किस ओर जाने वाली है और किस तरीके से राजनीति में उपापऊ की स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं हफ्ते के पहले दिन और आपको बताते हैं कि इस पूरे के पूरे हफ्ते हरियाणा की सियासत किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। दिल्ली में सांसदों की 3 सदस्यीय कमेटी ने ओम प्रकाश धनखड़ के साथ मुलाकात की, जिसमें किसानों की मांगे उनके सामने रखी गई। काफी देर विचार विमर्श के बाद उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार को करीब दोपहर 12 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ किसान मुलाकात करेंगे। दिल्ली में कृषि अध्यादेश पर बातचीत। ओपी धनखड़ से मिली सांसदों की कमेटी। धनखड़ को बताई किसानों की मन की बात। 2 दिन किसानों के साथ विचार विमर्श और बातचीत के बाद सांसदों की 3 सदस्यीय कमेटी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों के दिल की बात धनखड़ के सामने रखी। साथ ही बैठक के बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे किसान नेता और प्रतिनिधि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे तीनों सांसद चौधरी धर्मवीर जी, ब्रजेंद्र जी, नायब सैनी जी और किसान प्रतिनिधि, कुछ प्रमुख प्रतिनिधियों को भी निमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे किसान प्रतिनिधियों को साथ लेकर हम आदरणीय तोमर साहब को मिलेंगे और जो सुझाव किसानों की तरफ से आए हैं, इन अध्यादेशों से जो बिल बनना है, बिल पास होना है, उसके बारे में वो सुझाव भारत के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को सौंपेंगे। इतना ही नहीं, ओपी धनखड़ ने कहा कि किसानों की तरफ से जो भी सुझाव दिए गए हैं उनके मुताबिक ही काम होगा। उनको वही सुझाव सौंपे जाएंगे जिनकी अन्नदाताओं ने मांग की है। हालांकि जब उनसे किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। सर, किसानों पे हुए लाठीचार्ज को लेकर भी जो है विवाद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि लाठीचार्ज किसानों पर हुआ। कल जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके साथ हम जो है तोमर साहब को मिलेंगे। हालांकि किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर धनखड़ पहले निंदा भी कर चुके हैं। खैर, अभी मसला कृषि अध्यादेशों का है क्योंकि किसान इनका विरोध कर रहे हैं और अब इसी बीच मंगलवार को नरेंद्र सिंह तोमर से भी किसान संगठनों की बैठक है, जिससे आगामी दिशा और दशा दोनों तय होगी। दिल्ली से जनता टीवी के लिए स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद उनसे बातचीत करने के लिए सांसदों की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिन्होंने शनिवार और रविवार को अन्नदाताओं से बात की। कृषि अध्यादेशों पर उनका जो विचार है उनको सामने रखने की कोशिश की गई, लेकिन उनके बाद भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हरियाणा जाम करने की चेतावनी दे दी गई है। हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। 2 दिन अन्नदाताओं के साथ बात। तीनों कृषि अध्यादेशों पर विचार विमर्श। बैठकों में उठा लाठीचार्ज का भी मुद्दा। किसानों को कितना साथ पाई कमेटी। यही कुरुक्षेत्र का वो नजारा है जिसके बाद किसानों से बातचीत के लिए सांसदों की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। शनिवार और रविवार 2 दिनों तक सांसदों की कमेटी ने अलग अलग 3 जिलों में जाकर किसान संगठनों के साथ बात की, कृषि अध्यादेशों पर विचार विमर्श किया। सबसे पहले तीनों सांसद
12 सितंबर को रोहतक पहुंचे। यहां पर बैठक में थोड़ा बहुत विरोध भी दिखा। बैठक के बाद सांसद धर्मवीर ने कहा कि कोरोना काल की वजह से वो पहले किसानों को समझा नहीं पाए। तीनों कृषि अध्यादेश किसान हित में हैं। सिर्फ अभी तक हमारा किसान को सही बात का पता नहीं अध्यादेशों के बारे में। हाँ, सबसे बड़ी जो कमी रही है कि हम उसको हर किसान को बात समझा नहीं पाए, क्योंकि जब भी हमने इनसे बात करी है तो वो अपना आप समझ गए कि इस बात का हमें नहीं पता। सांसद महोदय, फिर ये केंद्र सरकार की कमी रही या प्रदेश सरकार की? इतना बड़ा बवाल हो गया, आप अध्यादेश ला रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, तो कमी है कहाँ? अभी तो केवल अध्यादेश है, प्रस्ताव तो जैसा मैंने बताया ना 16 तारीख को आएगा। क्यों नहीं समझा रही सरकार? हम जाके गाँव में किसान को समझाने में कोविड की वजह से नाकामयाब है। कोविड ना होती तो हम पब्लिक में जाके अपनी बात रख सकते थे। कोविड की वजह से ये जो डिस्टेंस वाली बात आई, उससे ये दिक्कतें आई। इसके बाद उसी दिन शाम को 5 बजे के बाद पूरी कमेटी करनाल पहुंची। यहां भी अन्नदाताओं के साथ बातचीत की गई। हालांकि इस दौरान सांसदों के सामने ही किसानों का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि किसानों का विश्वास तोड़ा जा रहा है। सरकार कृषि व्यवस्थाओं पर फेल है। कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। आप किसान का विश्वास तोड़ रहे हैं। हम कृषि व्यवस्था पे आपको फेल मान रहे हैं। कोई अधिकारी बात सुन के राजी नहीं है। करनाल में पूरी मीटिंग होने के बाद सांसद धर्मवीर सिंह ने बताया कि इन अध्यादेशों के बारे में झूठ फैलाया गया है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए ये कृषि अध्यादेश लाए जा रहे हैं। इसी साथ जब उनसे लाठीचार्ज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं जो तीनों अध्यादेश हैं इनके बारे में तोड़ मरोड़ के कुछ न कुछ लोगों में बताया गया, सही बात को ना बताया गया। देश के प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से किसान की आमदनी दुगनी हो। तो कैसे देखते हैं जो लाठीचार्ज किसानों ये पे? स्टेट का मैटर है। हम तो केवल किसान की आमदनी दुगना करने के लिए किसानों उनके से जो जुड़े हुए सुझाव हैं, हैं किसान और उन के बेटे सुझाव हैं। के लिए हम आए हैं। हम इन छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहते। 12 अगस्त को देर शाम तक विचार विमर्श के बाद अगले दिन यानी कि 13 सितंबर को पंचकुला में कृषि अध्यादेशों पर किसानों के साथ बातचीत की गई, लेकिन यहां पर भी बात बनती नहीं दिखी। फैसला हुआ कि किसान संगठन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करेंगे। मुझे लगता है कि वो भ्रांतियां ज्यादा फैली और सबके विचार हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी हैं। तो हम उन सभी नेताओं को एक एक भगवान में चले लेंगे। हम बाकायदा उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और उनकी मीटिंग करवाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि हाउस में ये बिल आए उससे पहले मीटिंग हो जाए। इतना ही नहीं, 13 अगस्त को रोहतक में कमेटी के अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से किसानों से बातचीत की गई। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर राजनीति का आरोप लगाते हुए कृषि अध्यादेशों को किसान हित में बताया। कांग्रेस के मेरे भाई बड़ी भारी गलतफहमी में हैं। उनको जनता ने 2 बार तो लोकसभा में हरियाणा में रिजेक्ट कर लिया, 2 बार विधानसभा में रिजेक्ट कर दिया और वो इस चीज को हार को पचा नहीं पा रहे। इसलिए अव्यवस्था फैला करके सड़क पर पत्थरबाजी, रास्ते जाम, ये चीजें फैला के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, जबकि जनता ने उनको ये करने का अधिकार नहीं दिया। कितना सफल रहा 2 दिन का संवाद? 2 दिन में सुलझी कितनी उलझने? अब आर पार के मूड में अन्नदाता। हरियाणा को जाम करने की चेतावनी। 48 घंटे बातचीत और विचार के बाद ज्यादा बात बनती नहीं दिखी, जिसके बाद 13 सितंबर की शाम को ही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 सितंबर को 3 घंटे के लिए हरियाणा को जाम किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने गृह मंत्री विज के बयान पर भी नाराजगी जताई है। 19 किसान संगठनों की मीटिंग आज हुई है और उसमें
जो फैसला लिया गया है, जो आंदोलन अभी चल रहा है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। उसमें अभी अगला जो कदम है वो 15 तारीख से धरने शुरू होंगे सभी जिला हेडक्वार्टरों पे, 19 तक धरने चलेंगे और 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर 3 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे। यानी अब अन्नदाता आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। खेतों में रहकर देश का पेट भरने वाला किसान पहले कुरुक्षेत्र में सड़कों पर दिखा था। अब 20 सितंबर को मांगे न मानने पर हरियाणा को जाम करने के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान किया गया। ऐसा लगता है कि जंग की घोषणा हो चुकी है, उस दिन का इंतजार बाकी है। मांगे नहीं मानी गई तो दिख रहा है भविष्य। फिर से आमने सामने किसान और सरकारी खाकी है। रोहतक से संजय कुमार, करनाल से कमरजीत विर्क, जींद से राजकुमार गोयल, पंचकुला से उमंग शौरान और चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। उधर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। साथ ही मामले की जांच के लिए उन्होंने कहा भी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पहले किसानों को रोका और बाद में परमिशन दे दी। वहीं गृह मंत्री अनिल विज लाठीचार्ज की इस घटना को सिरे से नकार चुके हैं। लाठीचार्ज पर सरकार पर से साझेदार, किसी ने स्वीकारा, किसी ने नकारा। एक बार फिर बिफरी प्रदेश सरकार। हरियाणा में एक बार फिर से लगभग वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है जो शराब घोटाले के बाद बन गई थी। दरअसल हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत बीजेपी के भी कई नेताओं ने पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अनिल विज लाठीचार्ज की घटना को नकार चुके हैं। उन्होंने कहा कि न तो लाठीचार्ज हुआ और न किसी किसान को कोई चोट आई। जो घटना पीपली के अंदर हुई वो निंदनीय है। जो घटना पीपली के अंदर हुई वो निंदनीय है। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कहीं पर भी कहीं कोई एमएलआर नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो। तो अगर किसी के पास वीडियो होती तो आप लोग अब तक चैनलों पे कब की उसको 20-20 बार रिवाइंड करके चला रहे होते हैं, लेकिन आपने नहीं चलाई है, यही इसका सबूत है। बयानों के मायने इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि एक प्रतिक्रिया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की है तो दूसरा रिएक्शन प्रदेश में बड़े ओहदे वाले मंत्री अनिल विज का। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पहले किसान को रोका और बाद में उन्होंने ही परमिशन भी दी। वहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम। इसके अलावा उन्होंने लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कृषि अध्यादेशों को लेकर कहा कि ये तीनों कृषि अध्यादेश केंद्र की तरफ से लाए जा रहे हैं, जिसके तहत किसान की फसल एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसी तरीके से खरीदी जाती रहेगी जैसे अब खरीदी जा रही है। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एमएसपी की व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एक एजेंडा प्रोपोगेट किया गया है कांग्रेस द्वारा और इस सोच के साथ कि 3 अध्यादेशों से फार्मर का बहुत नुकसान है। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर फार्मर की बचत पहले से भी ज्यादा होगी और हमारे जो मंडी का सिस्टम है वो भी कोलैप्स नहीं करेगा। इसके अंदर तो जो आज बारी बारी गवर्नमेंट सरसों की खरीद के अंदर प्राइवेट बायर्स के भी पीछे जाती थी, नरमे की खरीद कोई प्राइवेट बायर करता था, उनको मॉनिटर करती थी।
उन लोगों को रिलैक्सेशन दी है कि उनको मार्केट फीस देने का काम नहीं करना पड़ेगा अगर वो मंडी एरिया से बाहर खरीदते और बेचते हैं। गठित की गई कमेटी के अलावा सरकार और साझेदार की तरफ से भी किसानों को समझाया जा रहा है, लेकिन इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 सितंबर को वो पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। अब स्थिति कैसी है और कैसी नहीं, ये तो आप बखूबी समझ रहे होंगे, लेकिन एक सवाल तो आपके जहन में भी उठता होगा शायद, जब तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के हित में हैं, तो अन्नदाता सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हैं और तीनों कृषि अध्यादेशों का विरोध क्यों हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने लाठीचार्ज की अपील करने के लिए दुष्यंत चौटाला पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मांग तो विपक्षी दल क्या करते हैं, उनको तो जांच के आदेश देने चाहिए, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब सरकार के लोग ही जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में जेजेपी बीजेपी की जमानत जब्त होगी। चूंकि दुष्यंत चौटाला ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि जो लाठीचार्ज की घटना हुई है इसके लिए वो जांच की मांग करते हैं। चूंकि वो सरकार के साझेदार हैं, इसलिए इस मांग की बात पर सवाल उठ रहे हैं। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत। भतीजे पर चाचा अभय चौटाला का प्रहार। लाठीचार्ज मामले में जांच की अपील पर वार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में जांच की अपील की, तो वहीं उनके चाचा और इनेलो नेता अभय चौटाला ने इसी बयान पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए उप मुख्यमंत्री पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार में रहकर कोई जांच की मांग कर रहा है। जांच की मांग विपक्षी दल या अलग अलग संगठन किया करते हैं। जो प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की बात तो विपक्ष करता है, जांच की बात संगठन करते हैं अलग अलग। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हुड्डा चाहते तो मॉनसून सेशन में कृषि अध्यादेशों पर बात होती, लेकिन 3 दिन के सेशन को 3 घंटे का कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी कांग्रेस आपस में मिली हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन भी इस पीपली वाले वाक्य से पहले कभी इसका विरोध किया तो बता दो। हुड्डा अगर इसका विरोध करता तो फिर जो सेशन हमारा 3 दिन का था, उस सेशन में ये 3 घंटे के लिए सहमत नहीं होता, फिर तो वहां विरोध करता। फिर तो वहां ये कहना चाहिए था कि नहीं, बहुत अहम मुद्दा है, पहले हम इस पर डिस्कशन चाहेंगे। स्पष्ट हो गया ना भी कांग्रेस और हुड्डा आपस में, ये हुड्डा ये आपका बीजेपी आपस में मिली हुई है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर विपक्षियों पर तंज। बीजेपी जेजेपी की जमानत जब्त होने का दावा। कौन बनेगा बड़ौदा का बिग बॉस? तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी अभय चौटाला ने न सिर्फ दूसरे दलों पर प्रहार किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और जेजेपी का हल्के में विरोध हो रहा है। गठबंधन से उपचुनाव लड़ने वालों को लोगों के विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी की जमानत जब्त होगी। एक बात तय है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार खड़ा होगा, जिन जयचंदों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा, उसकी जमानत नहीं बचेगी, उसकी जमानत जब्त होगी। और अब तो ऐसा भी हो सकता है कि जब ये लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो लोगों के बड़े विरोध का भी इनको सामना करना पड़ सकता है। अभय चौटाला ने प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार और कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने बीजेपी जेजेपी पर प्रहार किया।
हालांकि बड़ौदा का बिग बॉस कौन होगा ये तो खुद वहां की जनता ही तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है जहां पर प्रचार का गियर बदलकर पार्टियां ताबड़तोड़ दौरे करने वाली थी, वहां पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक के बाद कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा, देखेंगे किसके कितने दौरे होंगे, किसकी कितनी रफ्तार, क्योंकि वर्चस्व का मुकाबला होगा आर पार। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। उधर अशोक खेमका के एक ट्वीट से एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है सियासी तौर पर। उन्होंने ट्वीट कर सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल किया है और खेमका ने ट्वीट में जिन बातों का जिक्र किया है, उन्होंने लिखा है कि पंजाब हरियाणा में धान एवं गेहूं की सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर आड़तियों को एक साल में लगभग 2000 करोड़ कमीशन सरकारी खजाने से मिलता है और किसानों का भुगतान सीधे नहीं बल्कि आड़तियों के मार्फत किया जाता है। कुछ बातें समझ से परे होती हैं। अशोक खेमका के इस ट्वीट ने एक बार फिर से सियासी भूचाल ला दिया है और विपक्षियों को एक और मौका मिल गया है सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम और बड़ी खबरों के साथ जिनका सरोकार सीधे तौर पर होगा आपसे हाजिर होंगे दोबारा। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।